यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है और इसका वास्तविकता से पूर्ण संबंध है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए कहानी के पात्रों के नाम, स्थान आदि बदल दिए गए हैं। कृपया इस कहानी को रात में सोने से पहले ना सुने। रात में नींद टूटना, फिर पानी पीकर बार बार वॉशरूम की ओर भागना। परेशान हो गई थी मैं। वो दिसंबर की एक सर्द रात और इस नए घर में अकेली मैं। समय रात के 12:30 बज रहे थे। बेड साइड लैंप जल रहा था। वॉशरूम से आकर उसको बंद कर दिया और मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। बिस्तर पर आकर लेटे कुछ ही देर हुई थी कि मुझे महसूस हुआ कि खिड़की के पास कोई है। कमरे में किसी के होने के एहसास से मैं बुरी तरह से डर गई। मैंने हिम्मत करके बेड साइड लैंप जलाई और कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई। सामने देखा तो इनकी हुड वाली जैकेट टंगी हुई थी, जो अंधेरे में मुझे किसी के होने का एहसास दिला रही थी। मैंने चैन की सांस ली। मैंने अपने आप को मन ही मन बोला, डरपोक कहीं की। फिर करवट लेकर पास रखे तकिया को पकड़कर सोने का मैं ट्राई करने लगी, अपने पति को याद करते हुए। ये आने की मेरे पति सुमित इतने बड़े घर में मुझे अकेला छोड़कर मीटिंग के लिए मुंबई चले गए थे। भला कोई इस तरह अपनी बीवी को छोड़कर अकेला जाता है क्या? मुझे मन ही मन इन पर बहुत गुस्सा आने लगा, पर फिर मैं सोचने लगी, इनकी क्या गलती है? उन्होंने तो पूछा था, सिखा तुम कहो तो तुम भी साथ चलो। पर मैंने ही बहादुर बनकर कह दिया कि एक रात की ही तो बात है, अगले दिन तो आप आ ही जाओगे। मैं ही पागल थी। ये भी नहीं सोचा कि अभी तो दिन है तो डर नहीं लग रहा। रात में सब बहादुरी निकल जाती है। इंसान को अपनी परछाई से भी डर लगने लगता है। ऐसा नहीं कि मैं डरपोक थी, पर पता नहीं क्यों मुझे आज अंदर से ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने फिर से करवट ली और बिस्तर के एक किनारे पर आकर लेट गई और इनके बारे में आंख बंद कर सोचने लगी। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था हमारी शादी को। इनका ट्रांसफ़र पुणे हो गया था। ये एक एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैंने भी एमबीए किया हुआ है, पर मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से जीनी थी, इसलिए मैंने जॉब के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सोचा शादी के 2-3 साल बाद ही कर लूँगी। मैंने अपनी ही सोच में डूबी हुई थी और मैं आंख बंद कर सोचने में लगी थी। मैं पलंग के एकदम किनारे एक साइड में पेट के बल लेटी हुई थी। मेरा एक हाथ पलंग के एक साइड में लटका हुआ था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ठंडी चीज़ ने मेरे हाथ को छुआ है। अचानक से किसी ठंडी चीज़ की छुअन से मैं घबरा गई। मुझे महसूस हुआ कि किसी ने अपने ठंडे हाथों से मेरे हाथ को सहलाया है। मैंने तुरंत अपना हाथ हटाया और जल्दी से बेड साइड लैंप जलाने की कोशिश की, पर ये क्या, बार बार बटन दबाने पर लैंप ऑन ही नहीं हो रहा था। मेरी घबराहट बढ़ गई। कहीं कोई चोर तो आकर पलंग के नीचे छुप नहीं गया है ना? कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गई है? मेरे मन में स्वतः ही अजीब अजीब ख्याल आने लगे। 3 बीएचके के मकान में अगर आप बिल्कुल अकेले हो, अंधेरी सर्द रात में आपके साथ कोई ना हो और अचानक से किसी के होने का एहसास होने लगे और उस पर नई जगह, नया घर हो, तो घबराहट अपने आप बढ़ जाती है। मैंने खुद पर काबू पाया और जल्दी से स्विच बोर्ड की ओर दौड़ी। सारे बटन एक साथ दबाए, पर कोई भी बल्ब ऑन नहीं हुआ। शायद लाइट चली गई थी। मैं डर से पसीने पसीने हो रही थी। इस नए घर में मेरा दूसरा ही दिन था, तो डर भी लग रहा था। कमरे में एकदम शांति छाई हुई थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने खुद पर काबू पाते हुए घुटनों के बल बैठ गई
और पलंग के नीचे नज़र डालने लगी। नीचे कुछ था जो धीरे धीरे हिल रहा था। मैंने धीरे से कहा, कौन है वहाँ? पर कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं भी कैसी बेवकूफ़ हूँ, कोई होगा तो बोलेगा क्या? अचानक मुझे अपने मोबाइल की याद आई, तो मैंने मोबाइल हाथ में लिया। देखा तो मोबाइल लो बैटरी मोड में जाने की कगार पर था। मैंने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में पलंग के नीचे देखा तो एक पानी की बोतल लुढ़क कर पलंग के नीचे चली गई थी, जो हिल रही थी। मुझे लगा शायद यही बोतल मेरे हाथ से टकराई होगी और लुढ़क कर नीचे चली गई होगी। मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, डरपोक कहीं की, हर बात में भूत दिखता है तुझे। मैंने अब आराम से पलंग के नीचे नज़र मारी तो मुझे दूर से देखने में ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ का फर्श पूरे कमरे के फर्श से कुछ अलग है। हो सकता है ये मेरा अंदाज़ा हो या अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिखा हो। मैंने पलंग के नीचे चारों ओर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी डाली तो अंधेरे में एक जोड़ी आंखें चमक उठी। मोबाइल की रोशनी उन आंखों पर पड़ते ही उन आंखों ने मेरी ओर देखा तो मैं घबरा कर वहाँ से उठी और मोबाइल मेरे हाथ से छूट गया। तभी पलंग के नीचे से एक काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते हुए मुझे घूरते हुए तेजी से कमरे से बाहर भागी। वो कुछ इस तरह भागी जैसे चोरी छुपे कोई सीक्रेट काम कर रही हो और मैंने उसके काम में दखल डाल दिया हो। बिल्ली की इस हरकत ने मुझे अंदर तक डरा दिया था। मैंने मोबाइल हाथ में लिया, टॉर्च बंद की और पलंग पर आंख बंद कर लेट गई। मेरा मन अंदर से अशांत हो गया था। अंधेरे में डर सा लग रहा था। मेरा मन नहीं माना। मैंने मोबाइल लिया और जैसे ही उसकी टॉर्च ऑन की तो उसकी रोशनी कमरे की छत की ओर फैल गई। मेरी नज़र सीधे बंद पड़े पंखे की तरफ गई जो वहाँ मैंने देखा। मेरी नज़र पड़ते ही मेरी जोर से चीख निकल गई। मेरे सर के ठीक ऊपर एक लड़की की लाश सफ़ेद कपड़े में लटक रही थी। मैं चीख कर बिस्तर से भागी और ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं ज़मीन पर गिरी हुई गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मैंने डर कर पंखे की ओर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। बंद पंखा मेरा मुंह चीर रहा था। ओह मेरी गॉड! तो क्या मैंने सपना देखा या यह सब मेरी नज़र का धोखा था? मैं अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करती हुई सारे घटनाक्रम के बारे में सोच रही थी। ये सब एक सपना ही था। मैं बाथरूम से वापस आई और आकर लेट गई। सोचते सोचते पता नहीं चला कब नींद आ गई और ये डरावना सपना आकर मुझे डरा गया, जिसमें मुझे महसूस हो रहा था कि सारी घटनाएं सच में घटित हो रही थी। अगर मैं सच में चीख कर नहीं गिरती तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाना था। मैं रोने सी हो गई थी। तभी मेरी नज़र कमरे में हुई रोशनी पर गई। कमरे की लाइट जल रही थी। बल्ब और साइड लैंप भी जल रहे थे। मुझे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई थी। जब मैं सोई थी तो सारी लाइट्स बंद करके सोई थी और सपने में मैंने सारे बटन एक साथ दबाए हुए थे। तो मतलब ये सपने वाली घटना सच में घटित हुई है? सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपना फ़ोन हाथ में लिया तो फ़ोन लो बैटरी का सिग्नल देकर स्विच ऑफ हो गया। मेरे लिए कुछ भी समझना मुश्किल हो रहा था। मैं सपना देख रही थी तो कमरे की लाइट्स कैसे ऑन हुई? मोबाइल कैसे लो बैटरी दिखाकर ऑफ हो गया? और अगर ये सब सच में हुआ था तो फिर उस लड़की की लाश कहाँ गई जो कुछ देर पहले मैंने पंखा पर लटकी हुई देखी थी? कुछ तो गड़बड़ थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहीं मुझे नींद में एक्टिव रहने वाली बीमारी तो नहीं हो गई जो मैंने नींद में उठकर सारे काम किए हो और मुझे पता ना चला हो और उसी में ये लड़की की लाश का सपना आया हुआ हो। सोच सोच कर मेरा सर फटने लगा।
क्या मैं इस वक्त कहीं सपने में तो नहीं हूँ? मैंने गुस्से और खिसियाहट में अपने गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारा, जिसने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं इस वक्त सपने में नहीं हूँ, पूरे होश व हवास में हूँ। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन चार्ज लगाया और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी। तभी मुझे पानी पीने की याद आई। देखा तो बॉटल बेड के स्टूल पर नहीं रखी थी। मुझे वो घटना याद आ गई। मैंने डरते हुए झुककर पलंग के नीचे देखा तो वहाँ पानी की बोतल हिल रही थी। वो दृश्य देखकर मेरा पलक सूख गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस बोतल को बाहर निकालकर पानी पिया जाए। मैं तुरंत उठी और बिस्तर पर जाकर पैर सिकोड़ कर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते मेरा गला रूंधने लगा। हे भगवान, इस आफत से आज निकाल दे। मैंने मोबाइल देखा तो थोड़ा सा काम चलाने लायक चार्ज हो गया था। मैंने तुरंत सुमित को फ़ोन लगाया, पर फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। मैंने दोबारा फ़ोन लगाया, फिर भी रिसीव नहीं हुआ। रोने और प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा था। मैंने फ़ोन हाथ में लिया और कमरे के बाहर रसोई में जाने का निश्चय किया। बेडरूम के बाहर ही एक कमरा छोड़कर रसोई लगी हुई थी। बाहर गैलरी की लाइट मैंने जानबूझकर जली छोड़ी थी, जिससे घर में एकदम अंधेरा ना हो। मुझे कमरे से बाहर जाते समय डर लग रहा था, पर उससे भी ज़्यादा डर पलंग के नीचे झांकने से लग रहा था। मैं हिम्मत करके रसोई की ओर बढ़ी। गैलरी में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। मैं सतर्कता बरतते हुए रसोई की तरफ गई। वाटर प्यूरीफायर से पानी लेकर एक बोतल में लिया और एक घूंट में ही आधी बोतल खाली कर दी। मुझे पहले से अब थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था। मैंने वाटर प्यूरीफायर के नीचे सिंक में लगे नल को ऑन किया तो उसमें से पानी नहीं आया। फिर एकदम झटके से पानी आया, जैसे कोई सांप फुसकारा हो। उसकी आवाज़ से मैं एकदम सिहर गई। नल में एयर फंस जाने के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है। दिन के समय ऐसा होता तो शायद डर नहीं लगता। मैंने उसी नल से अपना चेहरा धोने लगी। मैं अपने चेहरे पर पानी डाल रही थी, तभी पास में स्लैब पर रखे बर्तन में खड़कने की आवाज़ हुई। मैं अपना चेहरा धोना छोड़ बर्तन की डलिया को देखने लगी। उसमें 2 चूहे दौड़ लगा रहे थे। मुझे उन्हें देखकर तो बहुत गुस्सा आया था, पर तसल्ली भी हुई थी। मैंने अपना मुंह धोया। मोबाइल और पानी की बोतल लेकर जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी, अचानक सिंक के नल से पानी अपने आप चलने लगा। नल के अचानक अपने आप चलने की वजह से मैं और भी हड़बड़ा गई और नल बंद किए बिना मैं तुरंत अपने रूम की ओर भागी। तभी मुझे कोई परछाई सी महसूस हुई कि कोई निकल कर गया है। मैं भागकर अपने बेडरूम में पहुंच गई और वहां से आवाज़ लगाई, कौन है वहां? देखो तो वही काली बिल्ली गैलरी में खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। मैंने आओ देखा ना ताओ और गुस्से में पास रखा फूलदान उसे खींच कर मारा। वो म्याऊं की आवाज़ करते हुए भाग गई और मैं बेडरूम का गेट जल्दी से बंद करके अपने बेड पर आ गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। रसोई से नल से पानी गिरने की और बर्तन खड़कने की आवाज़ रह रहकर आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही पानी की आवाज़ बंद हो गई। मैं अपनी सोच में डूबी हुई थी। कब सुबह हो और कब मैं यहाँ से निकलूं। आंखों में नींद भरी हुई थी, पर आंख बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। देखा तो इनका फ़ोन था। मैं इन पर फट पड़ी। मुझे यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ गए हो। यहाँ कोई है? कोई है इस घर में? इस पहली बार मकान देखने, जब हम पहली बार इस मकान को देखने आए थे, तब भी मुझे नेगेटिव वाइब्स आई थी और वो काली बिल्ली भी यहीं घूम रही थी, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं बोलकर रोने लगी। मेरी बातें सुनकर सुमित घबरा गए, पर स्थिति को संभालते हुए बोले,
तुम अकेले की वजह से शायद डर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। तुम परेशान ना हो, मैं सुबह ही पहुँच जाऊँगा। और डरने की कोई बात है ही नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस डरो मत। अपनी भड़ास निकालकर और सुमित की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली आ गई और हिम्मत भी। इन्होंने इधर उधर की बातें करके मेरा मूड डाइवर्ट कर दिया था। पता ही नहीं चला इनसे बातें करते करते कब मुझे नींद आ गई। सुबह उठी तो सुबह के 10 बजे बज चुके थे। सर घूम सा रहा था। नींद में तो चैन सा रहा, पर आँख खुलने के बाद रात का वो दृश्य याद आया तो मेरा मन घबरा हो गया। पर दिन का उजाला होने के कारण अब डर नहीं लग रहा था। मैं उठी, फ्रेश होकर चाय बनाने के लिए किचन में गई। जाते वक्त थोड़ा डर लग रहा था, पर हिम्मत और सावधानी से मैंने चाय बनाई और बाहर के रूम में बैठकर चाय पीने लगी। कितनी खुश थी मैं जब पहली बार मकान देखने आए थे। दूसरे शहर में इतना आसानी से मकान कहाँ मिलता है, वो भी पुणे जैसे शहर में। इतने कम पैसों में मकान मिल जाए तो कौन छोड़ता है। पर जरा भी दिमाग में नहीं आया कि कम पैसों के पीछे कोई ना कोई तो कारण भी जरूर हो सकता है। एजेंट ने बताया कि मकान मालिक विदेश में रहती है, तो उनको टाइम नहीं मिलता। उनको ज़्यादा पैसे का लालच नहीं था, बस मकान खाली ना पड़ा रहे इसलिए कम पैसों में मकान उठा दिया है। वो सुबह का समय था। मैं और सुमित मकान देखने के लिए पहुंचे। मकान के पास एक सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ था, जो मकान की परिधि क्षेत्र में था, पर मकान से थोड़ा दूर था। एजेंट ने उस में रहने वाले सर्वेंट से बात की। वो मकान के केयरटेकर का काम भी करता था। उनकी छोटी सी कोठरी में से किसी और के भी होने का एहसास हो रहा था। उसमें से धूप बत्ती जलने की खुशबू भी आ रही थी। शायद उनका कोई परिजन अंदर पूजा कर रहा था। उसने और उसकी अधेड़ उम्र की घरवाली ने हमारा अभिवादन किया। उसकी घरवाली की आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे किसी की सरप्राइज देने का इंतजार हो और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सीक्रेट छुपा हो जो वो किसी को बताना नहीं चाह रही थी। सर्वेंट और एजेंट ने मिलकर हमें मकान दिखाया। घर का मुख्य द्वार खोलते ही बहुत ही अजीब सी गंध आई। मुझे खांसी सी उठने लगी तो सर्वेंट तुरंत बोला, कुछ दिन से पड़ा है तो इसलिए धूल मिट्टी हो गई है। आप पसंद कर ले, हम इसकी साफ सफाई करके आपको एकदम टनाटन करके देंगे। घर में घुसते वक्त अजीब एहसास हो रहा था, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अंदर घर साफ हालत में था, ज़्यादा धूल धक्कड़ भी नहीं थी। शायद बंद रहने की वजह से अजीब सी गंध थी। घर में घुसते ही बाहर एक हॉल था जिसमें सेंट्रल टेबल, सोफा सेट तरीके से लगे हुए थे। कमरे में दीवार पर अच्छी पेंटिंग लगी हुई थी। अंदर जाकर 3 कमरे बने हुए थे। हॉल से आगे जाकर एक गैलरी थी जिसके पास किचन बनी हुई थी। किचन में एक स्लैब पर गैस चूल्हा रखी हुई थी। पास ही बर्तन रखे हुए थे। सिंक में वाटर प्यूरिफायर भी लगा था। पास में ही फ्रिज भी रखा हुआ था। किचन का बाकी का सामान भी एकदम सेट मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना मकान छोड़कर जल्दी में कहीं चला गया है और हम चोरी से उसके मकान में आ गए हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा था। कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। हो सकता है मेरी सोच ही हो कि किसी और का सामान यूज़ करने की हिचकिचाहट हो। खैर, सब कुछ तो था और क्या चाहिए, मैंने मन ही मन सोचा। ये तीनों हॉल में खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरे पति ने कहा, शिखा तुम अंदर जाकर बाकी का घर देख लो। मैं अंदर चली गई और बाकी के कमरे देखने लगी। अंदर जाकर देखा तो एक फुल्ली फर्निश्ड अटैच्ड लेट बाथ बेडरूम था। उसमें मकान मालिक का कुछ सामान भी रखा हुआ था।
उसी में अलमारी भी रखी हुई थी। मैंने एक्साइटेड होकर अलमारी खोलकर देखी तो उसमें रखी हुई एक मध्यम आकार की आंखें चलाने वाली गुड़िया दरवाज़ा खोलते ही मुझ पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा नहीं कि उस गुड़िया की कोई डरावनी शक्ल थी, पर अकेले कमरे में अचानक से उसका सामने आ जाने से मैं डर गई थी। मैं बाहर हॉल में आ गई। देखा तो ये तीनों लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। मैं पास वाले रूम में चली गई। उस कमरे में जाते ही मुझे अजीब सी चुप्पी का एहसास हो रहा था। यह एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक दीवार पर 2 फोटो टंगी हुई थी, जिसमें एक किसी वृद्ध की थी और एक किसी जवान लड़की की। मैं उन तस्वीरों की ओर एकटक देखने लगी। उन फोटोज़ को देखकर अजीब सा डर लगने लगा। उस कमरे में एक गैलरी थी। मैंने एक्साइटेड होकर कमरे का गेट खोलकर गैलरी में जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, तभी एक काली बिल्ली जोर से म्याऊं बोलकर बाहर की ओर भागी। एक तो उन तस्वीरों का डर और ऊपर से उस बिल्ली ने डरा दिया। मैंने हिम्मत करके बाहर देखा तो अभी भी वो बिल्ली मेरी ओर घूरकर एकटक देखी जा रही थी। उसकी आंखों में देखकर सिहरन सी दौड़ गई, पर मैंने हिम्मत करके उसको वहां से भगाने के लिए आवाज़ लगाई, मगर वो टस से मस नहीं हुई। मैंने उसकी ओर जोर से ऐसे हाथ हिलाया जैसे मेरे हाथ में कोई पत्थर हो। बिल्ली यह देखकर जोर से म्याऊं करते हुए भाग गई। मैं गैलरी का गेट बंद करके कमरे से बाहर आ गई। कमरे के बाहर निकलते ही एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। पता नहीं क्या हुआ, मैं उस कमरे में खुद को निहारने लगी। उस शीशे में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं लगातार मंत्रमुग्ध होकर खुद को बस देखी जा रही थी। तभी इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे हिलाया। सिखा कहाँ खो गई? मकान पसंद आया? मैं जैसे किसी नींद से जागी। हाँ, अच्छा लगा घर। मेरी नज़रें इधर उधर पूरे घर की ओर घूम रही थी। सभी जगह तरीके से घर का सामान रखा हुआ था। मैं सारे सामान पर नज़र डालते हुए एक बार फिर से रसोई में पहुंच गई। इस बार मुझे वहाँ एक बड़ी अजीब चीज़ नज़र आई। किचन की स्लैब के पास ही एक छोटा सा खाना बना हुआ था, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई थी। अजीब बात यह थी कि मूर्तियों को एक साथ एक कोने में बेढंग तरीके से ढेर बनाकर रखी हुई थी। हो सकता है मकान मालिक ने मकान छोड़ते वक्त इकट्ठा करके एक जगह रख दिया होगा। मैं इस बारे में खड़े खड़े सोच रही थी कि तभी एजेंट ने आकर कहा कि मैडम, आपको मकान पसंद आया या नहीं? मैंने कुछ सोचा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही एजेंट बोला, मैडम जी, इससे अच्छा और सस्ता मकान आपको यहाँ से कहीं नहीं मिलेगा। वो तो मकान मालिक विदेश में रहते हैं, साल में एक बार यहाँ आते हैं। उनको पैसों से कोई मतलब नहीं होता है, बस मकान खाली ना रहे इसलिए उन्होंने इस मकान को इतने सस्ते रेंट में लगा दिया है। आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक अटैची उठाकर आ जाइए और मकान में शिफ्ट कर ले। अब मुझे समझ आ रहा था कि उस मकान की कीमत इतनी कम क्यों है, वरना इतना अच्छा मकान कोई इतनी कम कीमत पर क्यों देता। खैर, जो भी हो, अब जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना ही होगा। पूरे 3 मंथ का किराया एजेंट को दे दिया था और इतनी जल्दी दूसरा मकान मिलना संभव भी नहीं था। मैं सोच कर चिंता में घुली जा रही थी और इंतज़ार कर रही थी कब सुमित आए और कब अपना दुखड़ा उनके सामने रोऊं। समय देखा तो दोपहर के 12 बजने वाले थे। सुमित को फ़ोन किया तो उनको आने में 3 बजने वाले थे। मैंने सोचा क्यों ना तब तक फ्रेश हो लिया जाए। मैं अपने कपड़े लेकर रूम से अटैच बाथरूम में चली गई। वेस्टर्न पॉट पर
बैठकर आंख बंद करके मैं गहरी सोच में डूब गई। कुछ 10 मिनट ही हुए होंगे। मैंने फ्लैश चलाने के लिए जैसे ही आंखें खोली तो देखा पूरे बाथरूम में अंधेरा था। शायद लाइट चली गई होगी। मुझे डर सा लगने लगा। मैं तुरंत बाथरूम से बाहर निकलकर बाहर की ओर गई। बाहर खिड़की से झांका तो देखा चारों ओर गहरा अंधेरा है। आसमान में घने काले बादल हो गए थे। बादलों की वजह से दिन में भी रात जैसा माहौल हो गया था। अजीब मौसम है यहाँ का। अभी तो कितनी रोशनी हो रही थी, अचानक से इतना अंधेरा छा गया। मैं वापस जाने को मुड़ी तो अचानक से फर्श पर गिर गई। देखा तो मैं बाथरूम में ही थी। ये क्या हुआ? मैं पॉट पर बैठे बैठे सो गई थी। कहीं कोई अंधेरा नहीं हुआ था। बाथरूम की लाइट भी जल रही थी। मौसम भी साफ था। रात की थकान से मेरी झपकी लग गई होगी। हद हूँ मैं भी ना। मैंने जल्दी से शावर ऑन किया और नहाने लगी। नहाकर चेंज ही किया था कि तभी मेन गेट की डोरबेल बजी। मैंने घड़ी की ओर नज़र डाली तो 2 बजे थे। इस वक्त कौन होगा? ये तो 3 बजे आने वाले थे। मैंने दरवाजे से ही आवाज़ लगाई, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ, और कौन? इनकी आवाज़ सुनकर मैं तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। ये अंदर आ गए। इनको देखकर मैं बहुत खुश थी। पर आप तो 3 बजे आने वाले थे ना, जल्दी क्यों आ गए आप? क्यों, मुझे जल्दी नहीं आना चाहिए था? ये मुस्कुराकर बोले। मैंने तिरछी नज़रों से इनको देखा और कहा, आप भी ना? आप बैठो, मैं कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ। इनको देखकर मैं रात का सारा डर भूल गई थी। मैंने जल्दी से इनके लिए चाय और पोहा बनाकर दे दिया। घड़ी में दोपहर के 2:45 बज चुके थे। मैं इनको नाश्ता देकर गीले कपड़े सुखाने के लिए डालने बालकनी में चली गई। तभी अचानक से घर की डोरबेल बजी। मुझ तक आवाज़ आ रही थी। मैंने इनको आवाज़ लगाकर कहा, देखिए तो जरा कौन है? पर इनका कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है ये थके हुए थे तो शायद नाश्ता करके सो गए होंगे। डोरबेल की आवाज़ लगातार आ रही थी। अब मुझे गुस्सा आ गया। कपड़े वहीं रखकर मैं दरवाजे की ओर भागी। मैंने अंदर से ही आवाज़ लगाई, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ, और कौन? आवाज़ सुनकर मैं बिल्कुल डर सी गई। ये आवाज़ तो। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला। देखो तो सामने ये खड़े हुए थे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी मुंह से निकला, आप तो अंदर, कहकर मैं चक्कर खाकर उनके ऊपर ही गिर पड़ी। जब होश में आई और समझ आया मैं कहाँ हूँ तो तुरंत उठकर चिल्लाने लगी, कौन हो तुम? मेरे पति कहाँ है? मेरे मुंह से यह बात सुनकर सुमित बहुत ही आश्चर्यचकित होकर मुझे देखने लगे और मुझसे बोले, पागल हो गई हो क्या तुम? शत्रु, क्या अनसंट बके जा रही हो? तुम्हें होश तो है? तुम क्या बोल रही हो? इनके मुंह से शत्रु सुनकर मैंने इनको तुरंत गले से लगाकर रोने लगी। मुझे नहीं रहना यहाँ से चलो। साहिल। थोड़ी देर तक ये कुछ नहीं बोले। जब मैंने रोना बंद कर दिया तो इन्होंने मुझे पानी पीने को दिया और बोले, तसल्ली से बताओ क्या परेशानी है? ऐसा क्या हुआ जो तुम बेहोश हो गई और मुझे देखकर पहचान नहीं रही थी? इनकी बात सुनकर मैं फिर से सुबकने लगी। इन्हें पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर एक बार तो ये भी सोच में पड़ गए। फिर ये मुझे समझाते हुए बोले, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम रात को सपने में डर गई हो और फिर मन से डर बैठ गया है, इसलिए तुम्हें सब जगह वही चीज़ें लग रही हैं। रात को नींद पूरी ना होने की वजह से तुम्हें बाथरूम में भी डरावना सपना आया। तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें सपने में लगा मैं आ गया हूँ, इसलिए सपने से सच में आने पर तुम समझ नहीं पाई क्या सच है।
यह सब तुम्हारी नींद ना पूरे होने की नतीजा है। मुझे इनकी बातें सुकून दे रही थी कि भगवान शायद यही सच हो। मैंने इनको कस के पकड़ा और बोला, प्लीज़ अब मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना। अच्छा, नहीं जाऊंगा बाबा, पक्का। इन्होंने मुस्कुराकर मुझे गले लगा लिया। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। मेरे साथ कोई भी घटना नहीं हुई। मैं इन बातों को एक बुरा सपना समझकर भूल गई। मैं अधिकतर घर पे ही रहती थी। बाजार का सामान आसपास से लाने के बजाय मॉल से जाकर ले आते थे, इसलिए मेरा घर से निकलना भी नहीं होता था। घर के बाहर से ही केयर टेकर की वाइफ से नज़रें मिल जाती थी तो दूर से ही स्माइल पास कर देती मैं। वो भी बदले में अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान दे देती। सुबह इनको नाश्ता बनाकर देती, फिर ये ऑफिस चले जाते। मैं इधर उधर के काम और टीवी देखते हुए अपना दिन निकाल देती। इनका ऑफिस पास ही था तो यह दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच खाना खाने घर आ जाते थे। एक दिन अजीब घटना घटी। ये रोज के समय से पूर्व 12 बजे ही घर आ गए और बोले, आज जल्दी आ गया हूँ, खाना दे दो, मुझे वापस भी जाना है। मैंने जल्दी से इनको गर्मा गर्म रोटियाँ सेक दी। ये 12:30 बजे खाना खाकर वापस चले गए। मैं काम से फ्री हुई थी कि 1:15 बजे अचानक से दोपहर में घर की डोर बेल बजी। बड़ा अजीब लगा मुझे, इस वक्त कौन आएगा? शायद कुछ काम से यही आए हो, और कौन आएगा? मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर यही थे और घुसते ही बोले, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे जल्दी वापस जाना है। इनके मुंह से यह बात सुनकर मैं चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं? ये तो अभी आधा घंटा पहले खाना खाकर गए हैं। मैंने बोलने को हुई, आप तो अभी, तो उन्होंने मुझे बीच में ही टोक दिया, बाद में कहना अपनी सारी बातें, पहले मुझे खाना लगाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने इनको खाना लगाया, इन्होंने खाया और ऑफिस चले गए। इनके जाने के बाद मैंने देखा तो सच में 2 लोग खाना खा चुके थे। जरा सी सब्जी बची हुई थी। मेरे मन में सिहरन सी दौड़ गई। कुछ तो अजीब हो रहा था मेरे साथ। घर में मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं घर के बाहर आ गई और पास की दुकान से कुछ सामान लेने चली गई। उस दुकान को एक महिला संभालती थी। मुझे देखकर मुस्कुरा कर बोली, आपको पहले कभी देखा नहीं, लगता है नई आई हो आप। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, मैं उस मकान में रहने आई हूँ। उस मकान का बताते ही उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। फिर उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। मैं भी सामान लेकर वापस आ गई। आते वक्त केयर टेकर की बीवी उस छोटी सी कोठरी के बाहर खड़ी थी। उसे देखकर मैंने अभिवादन किया। उसने भी जवाब में अभिवादन किया। इस वक्त भी उसकी कोठरी से धूप बत्ती जलने की खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा, आपके साथ कोई और भी रहता है क्या? तो उसने कहा, कोई नहीं, और कहकर वो उस कोठरी में चली गई। उसका अजीब सा व्यवहार देखकर मैं शौक में रह गई और मैंने वहाँ से जाने की अपनी भलाई समझी। थोड़े से कदम बढ़ाने पर मुझे महसूस हुआ कि उस कोठरी में और कोई भी है और यह मुझसे कुछ छुपा रही है। उसकी नज़रों से दूर होते ही मैं एक साइड में छुप गई और उससे नज़रें बचाकर पीछे से उसकी कोठरी के पीछे वाले हिस्से में आ गई और वहाँ बनी खिड़की से उसकी कोठरी में झांकने लगी। वहाँ जो मैंने देखा वो देखकर मेरे पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई। उस कोठरी में एक 18 से 20 साल की लड़की सर के बाल खोले हुए बैठी हुई थी। देखने में लग रहा था वो बेसुध होकर बैठी हुई है। उसके आगे ज़मीन पर कुछ अजीब सा पूजा का सामान पड़ा हुआ था और ज़मीन पर लाल सिंदूर से कोई आकृति बनी हुई थी। वो कुछ
बेसुध होकर बड़बड़ा रही थी और अपने सर को हिला रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो वो बोल रही थी, चली जा यहाँ से, भाग जा। मैं पूरी तल्लीन होकर उसे देख रही थी। अचानक से उसने सर ऊपर उठाया और मेरी तरफ देखा तो मेरे पसीने छूट गए। मैं वहाँ से तुरंत भागकर अपने घर की ओर चली गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो केयर टेकर की पत्नी मुझे देख रही थी। शाम को ये वापस आए तो मैंने इन्हें आज की घटना के बारे में बताया, पर केयर टेकर के घर की बात को छुपा दिया। इन्होंने बेध्यानी से सुना बात और टाल दिया कि भूत प्रेत की पिक्चर कम देखा करो। मेरे लिए सब अजीब था। ये मेरी बातें मानने को तैयार ही नहीं थे और मेरे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं था। ना कोई ऐसी घटना हुई थी जिससे मुझे कोई नुकसान पहुंचा हो। अब आए दिन अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। घर का टीवी अपने आप ऑन हो जाता, कूलर एसी अपने आप चलने लगते, कभी किचन का नल अपने आप चालू हो जाता तो कभी अपने आप बंद भी हो जाता, कभी बर्तन अपने आप गिरने लगते। एक दिन तो हद ही हो गया। मैं चटनी बना रही थी तो जिस कटोरी में सामान रखा था वो अपने आप सरक कर दूर पहुंच गई। अब मेरे लिए यह रोज की बात हो गई थी। मैंने खुद को अंदर से मजबूत बना लिया था और रोज की इन घटनाओं को इग्नोर करने लगी, पर यह घटनाएं बदसूरत होकर के घटी जा रही थी। इतना तो साफ था कि कुछ तो है, पर वो मुझे अपनी उपस्थिति दर्शा रहा है पर परेशान नहीं कर रहा है। अब इनके दिन में 2 बार लंच पर आने की घटना आए दिन होने लगी। एक दिन मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में जा रही थी, तभी देखा कि उस आदमकद आईने में एक लड़की अपने बाल कंघे से काट रही थी। उसे आईने में देखते ही मेरी जान सूख गई, पर मुझे तो आदत हो गई थी। मैं बिना किसी रिएक्शन के वहाँ से चुपचाप ऐसे निकल गई जैसे मैंने कुछ नहीं देखा हो। इनको सारी बातें रोज बताती तो परेशान होकर इन्होंने अपने एक डॉक्टर मित्र को इस बारे में बताया तो उसने कहा यह सिजोफ्रेनिया बीमारी के लक्षण लग रहे हैं, जिसमें इंसान को वो चीज़ें दिखने और सुनाई देने लगती हैं जो वास्तविकता में हुई ही ना हो। अब इनको कुछ भी बताना मतलब अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए। इनको आगे कुछ भी और बताया तो ये विश्वास करना तो दूर, मुझे सीधे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाते। एक दिन की बात है, मैं दोपहर में फ्री होकर बेड पर लेटी हुई थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी उसी पलंग पर दूसरी साइड लेटा हुआ है। मेरी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी मैं बहुत चक्की सी रह गई। मेरी सांसें डर के मारे तेज हो गई। मैंने उठने की कोशिश की पर मैं उठ नहीं पा रही थी। मैंने चीख कर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने डरते हुए आंखें खोली तो देखा वहाँ कोई नहीं था। इस घटना से डरकर मैं बाहर भागी और घर के बाहर चली गई। फ़ोन अंदर ही रह गया। मुझे बाहर केयर टेकर की पत्नी नज़र आई तो मैंने उनको बोला, घर में कोई आदमी था। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फिर से वही रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। अब मुझे गुस्सा आ गया, पर मैं खुद पर काबू रखते हुए बोली, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मेरी बात सुनकर वो सक्का पक्का रह गई और बोली, मैडम, आपने जिसे देखा है वो घर के मालिक के पिताजी हैं। वो मुझे एक एक करके सारी बातें बताने लग गई। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये सारी बातें सुनकर एक तरफ मेरा डर बढ़ गया था पर एक तरफ मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने इनको उस आदमी वाली घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद एक दिन जब मुझे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना पड़ा तो
ये घर पर अकेले ही रह गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो घर सच में हॉन्टेड था या उस औरत का वहम था? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये सारे सवाल के जवाब जानने के लिए इस कहानी का दूसरा पार्ट ज़रूर देखें और सुने। और इस कहानी का दूसरा पार्ट आप तभी देख सकते हो या सुन सकते हो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप क्या सोचते हो कि इसके आगे क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हेल्प करो सब्सक्राइब करके मेरी चैनल को 1000 यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने के लिए।